साथियों, YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर का क्या योगदान रहा। भारत निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान क्या रहा। आप जानते हैं कि मैं इसके पहले भी डॉक्टर अंबेडकर पर वीडियो बना चुका हूं, तो उनके द्वारा की गई तमाम कार्य, उनके शैक्षणिक डिग्रियां उनकी और उनके द्वारा किए गए संघर्ष, और मैंने तमाम बातें उसमें बताई। अब बहुत से लोग या उनके आलोचक कहिए, या जो उनको संशय की नज़र से देखने वाले लोग हैं, उनको कहिए कि भाई डॉक्टर अंबेडकर के राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान, तो वो जानते ही नहीं कुछ कि क्या योगदान है। डॉक्टर अंबेडकर का आधुनिक भारत के निर्माण में इतना बड़ा योगदान है कि उसे एक बार में उसका बखान नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में भी उसको एक बार में समाहित नहीं किया जा सकता। इसलिए राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को हम वर्गीकरण करके इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और बताएंगे साथियों। और इसके पहले भी डॉक्टर अंबेडकर का पार्ट 1 वीडियो मेरा आप लोगों ने देखा होगा। अब ये सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट में मेरा जो शीर्षक है कि भारत के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। डॉक्टर अंबेडकर को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री प्राप्त हुई थी। ये PhD की डिग्री उनको एक प्रसिद्ध उनका शोध ग्रंथ है जिसकी बड़ी चर्चा हुई संसार में, और उसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। ये इसको शोध क्या कहें, ये तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। ये अर्थशास्त्र पर लिखा गया एक उनकी थीसिस थी, एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, और जिसको संसार के प्रसिद्ध लोगों ने इसको सराहा, इसकी चर्चा की। रॉयल कमीशन ने भी इसकी जोरदार वकालत की थी। तो इसमें भारत की जो रुपए की समस्या है, उस रुपए की समस्या को डॉक्टर अंबेडकर ने उजागर किया है। उसकी समस्या, उसका उद्भव भारत में रुपए का, मुद्रा का, और उसका रख रखाव, और उसकी समस्या और उसका समाधान, इस पर उन्होंने अपने बहुत गहराई से विचार दिए हैं। दरअसल हम लोग डॉक्टर अंबेडकर को एक कानून निर्माता के रूप में, एक महान कानून निर्माता के रूप में जानते हैं, लेकिन वो एक महान कानून निर्माता ही नहीं थे, वो इसके साथ साथ वो विश्व के दिग्गज अर्थशास्त्री थे, और संसार के कई प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों की उन्होंने उनके जो उनके विचार थे, उन विचारों की आलोचना भी की और अपनी थीसिस दी, और उनकी थीसिस को संसार के अर्थशास्त्रियों ने सराहा भी। रॉयल कमीशन ने भी उसकी जोरदार वकालत की। तो वो, इसी को मैंने बताया कि येल्टन यंग कमीशन भी कहा जाता है। 1926 में ये भारत आया, और डॉक्टर अंबेडकर के शोध ग्रंथ की चर्चा हो रही थी, प्रॉब्लम ऑफ रूपी की। तो डॉक्टर अंबेडकर जो है वो भारत की मुद्रा को वो अपने मन में RBI जैसी संस्था की संकल्पना कर चुके थे। येल्टन कमीशन ने डॉक्टर अंबेडकर को उसी शोध ग्रंथ का हवाला देते हुए उन्हें पेश होने का निर्देश दिया कि आप पेश होकर के अपने तर्क रखिए। डॉक्टर अंबेडकर 1932 में येल्टन कमीशन के समक्ष प्रस्तुत हुए, और उन्होंने भारतीय रुपए की समस्या, उसके रख रखाव और उसके समाधान पर अपने तर्क दिए, अपने शोध ग्रंथ के आधार पर तर्क दिए। फिर इसमें काफ़ी जद्दोजहद चलती रही, काफ़ी बहस चलती रही, कमीशन के लोगों ने भी उस पर काफ़ी बहस की, लेकिन अंत में जाकर के 1934 में येल्टन कमीशन ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक RBI की स्थापना, जो डॉक्टर अंबेडकर ने संकल्पना रखी थी येल्टन कमीशन के सामने, एक RBI की स्थापना करने की सिफारिश रखी कमीशन ने। और साथियों, 1 अप्रैल, आप देखिए कि 1 अप्रैल 1935 को भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो इसमें डॉक्टर अंबेडकर का योगदान बहुत सराहनीय माना जाता है। बहुत कम लोग इसको जानते हैं। अब जैसे जैसे बाबा साहब पर रिसर्च राजनेता कर रहे हैं, और भी लोग जो बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं वो कर रहे हैं, तो ये राज खुल रहे हैं। कांग्रेस ने इसको छिपाए रखा, सदियों सदियों तक इसको छिपाए रखा, और ये बड़े अफसोस की बात है
कि इतने बड़े भारत में विद्वान पैदा हुए, तो भारत के लिए गर्व की बात होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने, खासतौर से कांग्रेस ने, उनकी इस विद्वता को दबा के रखा और लोग उनको जान ही नहीं पाए कि डॉक्टर अंबेडकर क्या थे। 1990 तक नहीं जान पाए कि डॉक्टर अंबेडकर क्या थे। उनका जन्मदिन कोई नहीं जानता था। बड़े अफसोस, इस देश के ऊपर बड़ा तरस आता है, बड़े अफसोस की बात है साथियों। तो आरबीआई की स्थापना का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। अब इसके बाद अगला, क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की स्थापना जो की गई है, वो वित्त आयोग की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर के दूसरे शोध ग्रंथ ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, मैं हिंदी में आपको शोध ग्रंथ का नाम बता रहा हूं कि ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास एक दूसरा इनका शोध ग्रंथ है, इन्होंने लिखा। तो प्रांतों में वित्त का विकास कैसे किया जाए, फाइनेंस को डेवलप कैसे किया जाए। तो दरअसल हमारे देश में एक संघ की परिकल्पना की गई थी। अब वो संघ एक संघ होगा, संघ को शक्तिशाली बनाया गया। राज्यों को उस संघ की तुलना में कम शक्तियां दी गईं। तो राज्यों को शक्तियां कम हैं, संघ की शक्तियां, केंद्र की शक्तियां ज़्यादा हैं। लेकिन केंद्र को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अगर संघ को आपको मजबूत रखना है, संघ की इकाइयों को अपने साथ मिला के चलना है। भाई संघ तो तभी मजबूत रहेगा कि जब संघ की इकाइयां साथ में रहें। तो संघ की इकाइयों को अगर साथ में लेके चलना है तो आपको उनको करों में हिस्सा राज्यों को देना पड़ेगा। जो टैक्स आप वसूल करेंगे, केंद्र सरकार वसूल करेगी, वो राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको हिस्सा देना पड़ेगा। अब इसकी सिफारिश कौन करेगा कि कितना हिस्सा मिलना चाहिए राज्यों को? इसकी सिफारिश के लिए संविधान में अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की स्थापना की गई। अब ये वित्त आयोग की स्थापना का श्रेय भी डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। उन्हीं का शोध, जो दूसरा शोध है, वो मैंने अभी बताया आपको कि ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, उसके आधार पर एक वित्त आयोग का गठन किया गया संविधान में। और वो राज्यों को किसको कितना करों में हिस्सा देना है, इसकी व्यवस्था करेगा, वो सिफारिश करेगा। तो एक संवैधानिक व्यवस्था, यानी संघ मजबूत रहे, संघ स्थायी रहे, संघ बिखरे ना, उसके लिए संविधान में ये प्रावधान किया गया 280 अनुच्छेद के तहत कि एक वित्त आयोग होगा और उस वित्त आयोग का जो सदस्य और उसका जो अध्यक्ष होगा, वो केंद्र सरकार से सिफारिश करेगा कि मतलब राज्यों को कितना हिस्सा मिलना चाहिए। ये भी डॉक्टर अंबेडकर की देन है साथी। आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान का अगला पड़ाव देखिए। अगला पड़ाव है एमएसपी का। अब देखिए, यहाँ पर नए नए विचार जुड़ रहे हैं। ये उस जमाने की बात हो रही है, 1940 के दशक की बात हो रही है, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ादी के कगार पर था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले, यानी एमएस स्वामीनाथन के कई दशक पहले, एमएसपी का विचार दिया। एमएसपी का मतलब आप जानते होंगे, ये किसानों से संबंधित है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको संक्षेप में एमएसपी कहते हैं, जिसके लिए अभी किसान भारत के सड़कों पे बैठे रहे, लड़ाई लड़ते रहे, सैकड़ों मर गए और शहीद हो गए, और सरकार ने बात नहीं मानी। अल्टीमेटली जब चुनाव नज़दीक आ गए तो सरकार ने बात मान ली, सारी शर्तें उनकी मान ली। किसान को हमारे देश में अन्नदाता कहा जाता है। 1940 के दशक की बात हम कर रहे। उस समय डॉक्टर अंबेडकर वायसराय की काउंसिल में श्रम मंत्री थे। अब किसानों की आबादी भारत में उस जमाने के हिसाब से देखा जाए तो 90% थी। 10% भी नगर नहीं होंगे, नगरीय आबादी नहीं थी। तो भारत इसीलिए कहा गया कि भारत गांव में बसता है, किसान हमारा अन्नदाता होता है। अब किसान की स्थिति शुरू से खराब रही, तो डॉक्टर अंबेडकर ने किसानों की तरफ ध्यान दिया और एमएस स्वामीनाथन से कई दशक पहले एमएसपी का सुझाव डॉक्टर अंबेडकर दे चुके थे। और क्या दिया था उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वायसराय को सुझाव? उन्होंने ये कहा कि किसान जब फसल पैदा करता है तो उस फसल पैदा करने में जितनी लागत आती है, यानी उसकी कृषि जो लागत आती है, उस लागत का 50% से ज़्यादा एमएसपी
सरकार किसानों को दे। तो किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कृषि लागत मूल्य का 50% ज़्यादा का सुझाव डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया, वायसराय को सुझाव दिया। तो एमएसपी जिस पर ये सब इतनी लड़ाई हो रही है, इतना बवाल मचा हुआ है, आज साल भर से बवाल मचा हुआ है, उस पर डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले भारत में एमएसपी का सुझाव रखा था। अब देखिए, भारत एक आधुनिक भारत की बुनियाद पड़ रही है और इस आधुनिक भारत के निर्माण में नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। हमारे भारत में बिजली नहीं है, हमारे भारत में पानी की व्यवस्था नहीं है सही ढंग से। बहुत दूर दूर दराजों में जब कई कोस आदमी चलता था तब बावड़ी मिलती थी, कुएं जिनको आप कहते हैं कुएं मिलते थे, आदमी पैदल चलता था, बिजली नहीं थी हमारे देश में। तो बुनियादी ढांचा, देश तभी तरक्की करेगा जब हमारा बुनियादी ढांचा मजबूत हो। डॉक्टर अंबेडकर ने 40 के दशक में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पॉलिसी कमेटी ऑन पब्लिक वर्क्स एंड इलेक्ट्रिक पावर, पॉलिसी कमेटी ऑन पब्लिक वर्क्स एंड इलेक्ट्रिक पावर के चेयरमैन थे डॉक्टर अंबेडकर। उनका ये विचार था, उन्होंने वायसराय के सामने अपनी बात रखी कि भाई भारत तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक कि संपूर्ण भारत में देश के तमाम हिस्सों में पर्याप्त और सस्ती बिजली की व्यवस्था न की जाए। पर्याप्त और सस्ती बिजली भारत के तमाम हिस्सों में जानी चाहिए और इसके लिए, इसकी निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत सिस्टम होना चाहिए, एक निकाय होना चाहिए, एक अथॉरिटी, एक ऑफिस होना चाहिए जो निगरानी करे कि कितनी बिजली भेजी जा रही है और कितना पैसा आ रहा है। इससे भारत विकास करेगा, भारत रोशनी से भर जाए। तो वो चूंकि इसके इलेक्ट्रिक पावर के चेयरमैन भी थे और साथियों उन्हीं के नेतृत्व में पानी पर सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की स्थापना की गई डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में। अब जरा सोचिए, उस युग में जाइए, 1940 के दशक की हम बात कर रहे हैं, जब हमारे देश में बिजली नहीं, तो बिजली की व्यवस्था पर विचार दिए जा रहे हैं, सुझाव दिए जा रहे हैं। पानी को, जो हमारे प्राकृतिक स्रोत है नीचे, उसको कैसे पब्लिक तक पानी पहुंचाया जाए, शुद्ध पानी भी पहुंचाया जाए, पानी की व्यवस्था की जा रही है। तो ये भारत निर्माण में ये डॉक्टर अंबेडकर के ये भूमिका, जिनको बहुत ताकतवर, छोटे मोटे मुल्कों की बात छोड़ दीजिए, बहुत ताकतवर मुल्क थे, वहाँ भी ये व्यवस्थाएं नहीं थी। तब डॉक्टर अंबेडकर चूँकि 4 देशों में पढ़ाई की थी, दुनिया घूमे हुए थे और वो सुझाव दे रहे भारत में। तो ये मैंने इस वीडियो के तहत आपको ये आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत सी चीज़ें अभी हमारा समाज नहीं जानता है, वो केवल संविधान निर्माता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर को जानता है। तो ये मैंने आपको बताया कि डॉक्टर अंबेडकर सदियों पहले ये सुझाव दे चुके थे, जो आज के इस युग में 21वीं सदी में कितने प्रासंगिक हैं। तो साथियों, अगला वीडियो लेकर के बहुत जल्द आपके पास आएंगे और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।